स्टार्ट करें। स्टार्ट करें बेटा। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट कर रहे हैं बस। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। ठंड लग रही है तो नहाए मत करना भाई। किसने कहा डेली नहाने के लिए, है ना। डोपा सॉल्व कर लिया, ठीक है। यस, लेक्चर नंबर 2 है आज। बेसिक मेंडल का पढ़ना चालू कर देंगे, क्रॉस वगैरह, ठीक है। यस, चालू करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। हाँ, रेडी हो? हाँ, ठीक है। आज आपको इसका डोपा प्राइम स्टार्टिंग वाले पार्ट का, मतलब जो जीन इंटरेक्शन है ना, वहां तक का मैं दूंगा आपको, ठीक है। यस, क्वेश्चंस बना रहा हूं मैं उसके। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। सर फील नहीं आ रहा है, क्या करूं? आएगा आएगा बेटा, जल्दी आएगा। ठीक है, चैट प्राइवेट कर दीजिए, कर देते हैं। रिवीजन प्लान, यस। हाँ लक्ष्य, मैंने देख लिया बेटा मार्क्स। डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मैंने 2 पीडीएफ में आपका डोपा, अच्छा कॉपी कर रहे हैं बेटा, कॉपी ही करेंगे, अब क्या करें बताओ। है ना। हाँ, सबके पास फौज है लेकिन उनको कॉपी करना है, चलो कोई नहीं। वाटरमार्क लगा के कर रहे हैं, कर लेंगे यार। कह रहे कुछ मत बोलिए सर, आपको बच्चे कमेंट कर दें। किस बात की कमेंट करेंगे भाई? हैं, किस चीज की कमेंट करेंगे बच्चे? बताओ किस चीज की कमेंट करेंगे? कि सर ने कभी सिलेबस छोड़ दिया था, पढ़ाया नहीं था, है? नहीं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। औरों ने 10 पढ़ाया, मैंने 13 पढ़ाया। यस, हाँ, ठीक है। और मैंने उस समय पढ़ाया जब कोई नहीं था, है ना। सब मेरे बाद आए थे, चिंता ना करो, सब मेरे बाद आए हैं, सब के सब, ठीक है। यस, तो कोई सी ऐसे सिस्टम में जब कोई पहली बार जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब अनसर्टेनिटी हो, तो जो सबसे पहला गया होगा सोचो कितना स्ट्रांग होगा मेंटली। ठीक है, तो कमेंट वमेंट से डर नहीं लगता, टेंशन ना लो। हाँ, हमें किस चीज का खराब लगता है कि बहुत सारे बच्चों को कमेंट पढ़ के लगता है कि नहीं ये बच्चे कर रहे होते, नहीं हमें पता है कौन कर रहा होता है, तो पढ़ाई करते हैं। चलो, आपका सिलेबस आज क्या चल रहा था? फिजिक्स की क्लास हुई है और क्या, केमिस्ट्री हुई है? ठीक है, चलते हैं, चालू करते हैं। यस, हाँ, चलिए चलिए चलिए। हाँ हाँ, कोई नहीं यार, देख लेंगे। पढ़ाई करना ना, मैं कहीं जा रहा हूं ना, कोई कहीं जा रहा है ना पढ़ाने। अच्छा, मैं एक सीधा सा आपसे सवाल पूछता हूँ। मान लो कोई कहे कि सर आपने ये लिया तो छोड़ दिया, तो और पहले छोड़ देते यार। पहले तो बहुत ज्यादा ऑफर्स रहे होंगे, नहीं? है ना, जब 10 लोग गए, 5 लोग गए, 3 लोग गए, तब छोड़ते तो बहुत ऑफर रहे होंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब चीजें बच्चों का काम ही नहीं है। जो सामने दिखता है और जो बैकग्राउंड में बहुत अलग होता है। और क्या होता है कि आप इनमें पढ़ो ही नहीं, बेस्ट है जिससे समझ आता है उससे पढ़ो, अपना भला करो। पर यह भी देखो कि टीचर कम समय में कंटेंट को डिलीवर करे। मुझे उस चीज में भी बहुत अच्छा नहीं लगता कि यार मैं पढ़ाए जा रहा हूं, पढ़ाए जा रहा हूं, मेरी वजह से दूसरा सब्जेक्ट हार्म हो रहा है, वो भी ठीक नहीं है बेटा। ठीक है, यस, यस, यस। हाँ, ये पंचायत कर रहे हैं। चलिए, कम टाइम है, पढ़ाई करते हैं। आइए, तो सबसे पहले कल हमने कुछ डोपा दिया था, उसको सॉल्व कर लेते हैं। इन डायहाइब्रिड विच इज ट्रू, देखें कितना चीज आप कर पाए। डायहाइब्रिड का मतलब कुछ ऐसा होता है
कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, या कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ये डायहाइब्रिड होता है। इसमें दो कैरेक्टर इन्वॉल्व है तो दो लोकस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वन लोकस तो गलत हो गया, कितने लोकस इन्वॉल्व है? दो लोकस। दो लोकस का मतलब दो कैरेक्टर, डी आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा? डी आएगा भाई। दो कैरेक्टर दो लोकस, यस, है ना? यस, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। विच है मोस्ट जीन, किसके पास सबसे ज्यादा जीन है स्किन सेल में? क्रोमोसोम जो है मेरे पास, ये क्रोमोसोम है, इस पर कुछ जीन होगी, पर क्या एक क्रोमोसोम पे सारी होंगी? नहीं। जीनोम हैप्लॉइड सेट को कहते हैं इसको, इधर एक 23 को हैप्लॉइड सेट कहेंगे। तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें सबसे ज्यादा जीन होंगी, यस। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, मैंने बोला था सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किसमें होगा? कुछ वायरस में, है ना। वायरॉइड में तो आरएनए होता है बेटा। विच इज कॉमन इन माइकोप्लाज्मा और ईस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, दोनों में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, हाँ, ठीक है। और जीन होती है डीएनए पे, तो मेरे पास डी आ जाएगा बेटा, दो, ठीक है, 1 और 3। स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी इन्वॉल्व, दो लोकस, एक कैरेक्टर, गैमेट हैप्लॉइड। देख बेटा, ये डिप्लॉइड दे रखा है, ये 2n दे रखा है, कैसे पता? टी की दो जीन है और आर वाली दो है, तो गैमेट नहीं है क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड होता है, ये भी नहीं है, एक कैरेक्टर नहीं है, फर्स्ट आएगा। कितने क्वेश्चन ठीक है अपने चेक कर लो, कितने क्वेश्चन ठीक है? सारे ठीक है? टिल्लू पिल्लू टाइप के बच्चों सारे ठीक है? यस, यस, हाँ। विच इज पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ स्पर्म, विच इज पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ स्पर्म, ठीक है। क्या पॉसिबल है जीनोटाइप ऑफ स्पर्म के लिए? ठीक है, विच इज पॉसिबल फॉर पॉसिबल ऑफ जीनोटाइप ऑफ स्पर्म। स्पर्म कैसा होता है? एन होता है, यस, ठीक है। तो क्या ये एन है? नहीं सर, ये 3n है। ये क्या है? इसमें दो दो दे रखे हैं, 2n है स्पर्म। ये भी 2n है, तो इसमें तो कोई आएगा नहीं, नन आना चाहिए आंसर। या ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब ये हैप्लॉइड है, इसमें आंसर ही नहीं था, डी आएगा बेटा, डी आएगा। ट्राई हाइब्रिड का मतलब 3 कैरेक्टर, हैप्लॉइड का मतलब तीनों कैरेक्टर का एक एक होना चाहिए। ये 3n है बेटा, हैप्लॉइड नहीं है। ये भी 3n है मोनो हाइब्रिड का, इसमें एक के दो हैं, इसमें एक का एक है। ठीक है, इसमें भी आंसर नहीं है, बना देते हैं, रुक, अब आ जाएगा। ठीक है, दोनों में आंसर नहीं है, हाँ, हाँ, अब ठीक कर दिया। कह रहा सर फिफ्थ से, स्पर्म हैप्लॉइड होता है, इसमें कोई भी हैप्लॉइड नहीं है, डी आंसर बनेगा। डाई हाइब्रिड और डिप्लॉइड, बोथ कैरेक्टर होमोजाइगस। देख बेटा, डाई हाइब्रिड का मतलब ये और डिप्लॉइड ये हो गया, ये भी तो डाई हाइब्रिड और डिप्लॉइड है, हाँ सर। बोथ लोकस हेट्रोजाइगस, दोनों हेट्रोजाइगस हो, दोनों होमोजाइगस हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए डाई हाइब्रिड डिप्लॉइड क्या हो सकता है, दोनों कैरेक्टर होमोजाइगस हो सकता है, हो सकता है। बोथ लोकस हेट्रोजाइगस हो सकता है, हो सकता है। बोथ लोकस हेट्रोजाइगस हो सकता है, या बोथ एक लोकस हेट्रोजाइगस हो सकता है, हाँ हो सकता है ऐसा, तब सारा बन जाएगा। एंडोस्पर्म 3n होता है बेटा, ट्रिप्लॉइड होता है। ये 2n है, ध्यान से देख, ये 3n है, अब ये भी 3n है। इसमें और इसमें कौन सा एंडोस्पर्म होगा समझ? दो आएंगे मेल गैमेट से, फीमेल गैमेट से, स्मॉल टी स्मॉल टी। एक आ सकता है मेल से कैपिटल टी, होने को ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन दोनों में से बेस्ट सी है। रीजन क्या है? ये मेल गैमेट से आ जाएगा, ये दोनों फीमेल गैमेट से आ जाएंगे। ये 2n है बेटा, 2n है, 2n मतलब डिप्लॉयड है। बैक्टीरिया हैव जीन ऑन, बैक्टीरिया में जीन किस पर होती है? न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड दोनों पे। हाँ भाई, बन गया आंसर, बन गया आंसर। 7th रॉन्ग है सर, सी डिप्लॉयड है। कहां सी डिप्लॉयड कैसे है बेटा?
सी डिप्लॉयड, हमने हैप्लॉयड पूछा आपसे, हैप्लॉयड पूछा, डिप्लॉयड कहां पूछा है? सी में तो आधा है। अच्छा एक्सेप्ट पूछा है, अच्छा एक्सेप्ट पूछा था, हाँ फिर तो सी होगा। अच्छा जिन्होंने सी लगाया चल जाएगा, ठीक कर लेना बेटा, एक्सेप्ट दिख लिया था ना मैंने, हाँ देखा नहीं मैंने, ठीक है। यस, क्वेश्चन देख लिया बेटा सुप्रिया। एंडोस्पर्म डिप्लॉयड था निमित, आसपास कोई है बच्चे? डंडे से बोलो पिटाई करने के लिए। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड टिश्यू होता है, गैमेट एन होता है भाई, गैमेट एन होता है, तो एन ऐसे लिख सकते हो, या ये भी एन है, या ये भी एन है, क्योंकि ये एन का मतलब क्या है, ये एक कैरेक्टर के लिए है, ये दो अलग अलग कैरेक्टर के लिए, तीन कैरेक्टर के लिए, ये तीनों एन है बेटा। और अगर मुझे 2n लिखना है तो ये 2n है, ये 2n है और ये 2n है। फर्क समझ में आ रहा है क्या फर्क है? ये सिंगल कैरेक्टर का, ये दो कैरेक्टर का, ये तीन कैरेक्टर का। 3n का क्या मतलब होगा, ये 3n हो सकता है या ए वाली हो तीनों, ऐसा कुछ। अब ये एक कैरेक्टर के लिए, दो कैरेक्टर के लिए 3n क्या होगा बताओ? दो कैरेक्टर के लिए 3n क्या होगा? ये होगा, ये दो कैरेक्टर का 3n है। ठीक है चलिए आगे चलेंगे। ये वाला बता दो जरा मुझे, ये क्या दे रखा है बेटा? दिस इज हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड दे रखा है। हैप्लॉइड का क्या मतलब होता है? अलग अलग तरह के क्रोमोसोम। एंड दिस इज डिप्लॉइड, ठीक है, दिस इज डिप्लॉइड, क्लियर है? दिस इज डिप्लॉइड, क्लियर। हैप्लॉइड में ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है बेटा, ऑड इवन कुछ भी हो सकते हैं। मान लो मेरे पास टोटल क्रोमोसोम 46 है, तो हैप्लॉइड 23 का होगा। अगर 48 होते तो हैप्लॉइड 24 का होता। तो हैप्लॉइड में ऑड और इवन कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिप्लॉइड हमेशा क्या होगा? डिप्लॉइड पेयर होता है ना, हमेशा क्या होगा बेटा? हमेशा इवन नंबर होगा। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ईच ऑफ, क्या आएगा हैप्लॉइड का मतलब? ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे क्या? नहीं, 24 का डबल 48, ये मान लो n है तो ये 2n हो सकता है। इवन हो सकते हैं, ऑड और इवन कुछ भी हो सकता है। वन सेट मतलब एक सेट, ये आंसर आएगा हैप्लॉइड के लिए, ठीक है। अब ये देखो जरा, हैप्लॉइड इसमें से आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, करो जरा। क्वेश्चन 2 3 4 करो जल्दी से, क्वेश्चन 2 3 4 करो। हाँ ये कह रहा है सर एंडोस्पर्म की प्लॉइडी, जिम्नोस्पर्म की, वो तो एन होता है भाई। हाँ एंजियोस्पर्म की बात हो रही है सर, आपने लिखा नहीं था तो जनरली वही बात करेंगे ना। आइडेंटिफाई हैप्लॉइड, ये और ये हैप्लॉइड है, ये 2n है, क्योंकि प्लांट हाइट की दो जीन दे रखे हैं। ये भी क्या है? 2n है, डायहाइब्रिड है। ये भी क्या है? 2n है, तो सेकंड का आ जाएगा ए। डिप्लॉइड पूछा है, ये n है, देख बेटा टी और आर अलग अलग है, ये भी n है, ये भी क्या है? ये 3n है, और ये क्या है? 2n है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर की दो जीन है। तो आंसर क्या आएगा? सी। यहां पे ट्रिप्लॉइड पूछा है, तो टी और आर एक एक है अलग अलग, ये क्या हो गया? एन हो गया। इसमें दो दो हैं अलग अलग, तो ये 2n हो गया। 2n किससे देखते हैं? इससे देखते हैं। सर ये 3n नहीं, नहीं बेटा 3n कैसे बनेगा? ये 3n है, ये भी n है। यस, किसको नहीं समझ में आया? बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का वो देंगे, ग्रेस मार्क दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल एटो मोनो हाइब्रिड हुआ, हाँ बेटा। सर 6 समझा दो, 6 में क्या नहीं आया तुझे? 6 क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आया? स्पर्म हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब, हैप्लॉइड का क्या मतलब होगा बेटा? स्पर्म हैप्लॉइड होता है, तो ए, एक ए है और एक बी है, तो हैप्लॉइड हुआ ना। अगर यहां दो ए और दो बी होता तो डिप्लॉइड होता। चल आगे चलेंगे, आगे आ जा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जा।
बेटा बहुत मुखौटे हैं, ध्यान रखना, इतने मुखौटों के बीच में आप चेहरा पहचान पाओ मुश्किल काम है, इसलिए पढ़ाई करो, है ना। हम ज्यादा बोलेंगे नहीं कभी। हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस क्या है? लोकस। अच्छा हाँ, ये देख, ये ध्यान से देख, मेरी तरफ देख। अगर ये नहीं होता और ये नहीं होता, ये कौन से फेज का था बता? ये कौन से फेज का है बता जल्दी से? ये कौन से फेज का है सर? जीवन फेज का है। क्लियर है? तो ये वाला जो लोकस लिखा है, ध्यान सुन, ये जीवन फेज का है। तो कैपिटल बी ये कैसा लोकस हो गया? हेट्रोजाइगस लोकस हो गया। यस और नो? ये लोकस कैसा हो गया? हेट्रोजाइगस। कैपिटल ए ये हो गया होमोजाइगस लोकस। बेटा आप नोट्स में ज्यादा लिखो मत इसके बारे में, आप बेसिक्स इतना ही करने हैं आपने बस। क्लियर है? होमोजाइगस लोकस हो गया। अब इसके बीच में G2 फेज अगर आप बनाओगे तो ये डबल हो जाता है ना, ठीक है, डबल हो जाता है। तो यहां बी के साथ इसकी कॉपी होगी बी, और यहां ए होगा, यहां स्मॉल बी, यहां कैपिटल ए। तो होमोजाइगस का मतलब इसकी और ये सेम है, हेट्रोजाइगस का मतलब ये और ये अलग है। ये दोनों तो सेम होते ही है, सिस्टर क्रोमेटिड है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कैपिटल ए, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है कैपिटल ए और स्मॉल ए ऑन 2 क्रोमोसोम, दो अलग अलग क्रोमोसोम पर, एक पर कैपिटल ए है दूसरे पे स्मॉल ए। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको होमो बोलेंगे, हेट्रो बोलेंगे? सर इसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे। अब यहां पर क्या कह रहा है, एक जीन लोकस का क्या मतलब है? एक जीन लोकस का क्या मतलब, मेरी तरफ देख इधर, जैसे यहां पर मान लो कैपिटल टी है, यहां स्मॉल टी है, ये लोकस कहलाता है। तो लोकस का मतलब क्या सेम कैरेक्टर होता है? हाँ ये होता है। क्लियर? एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है। यहां टी और आर प्रेजेंट हो सकते हैं एक लोकस पर, यहां टी और यहां आर हो सकते हैं, कभी नहीं होंगे। टी और टी प्रेजेंट हो सकते हैं, हाँ टी और स्मॉल टी, टी के साथ कैपिटल टी, ये हो सकता है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? डी आएगा। समझ में आया है लोकस? अरे समझ में आया लोकस? होमोलोगस वाला रिपीट कर दूं बेटा? देख मेरी बात सुन ध्यान से, सबसे पहले मुझे ये बता, अगर मैं इसको हटा दूं, ये हटा दूं, तो तुझे ये कौन से फेज का क्रोमोसोम दिख रहा है? मुझे बस ये बता। सर मुझे ये जीवन का दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब यहां कैपिटल बी है, तो कैपिटल बी जिस कैरेक्टर का है, स्मॉल बी भी इसी कैरेक्टर का होगा। अगर मेरे पास ये आई कलर का है, आई कलर की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों जीन आई कलर की होंगी। हो सकता है ये ब्लैक आई के लिए हो, और ये हो सकता है ब्लू आई के लिए हो। तो जब ब्लैक और ब्लू के लिए होगी तो इसको हेट्रोजाइगस कह रहे हैं। अब ये दोनों सेम कैरेक्टर की है, मान लो ये हेयर कलर की है, तो हेयर कलर में मान लो ये ब्लैक हेयर के लिए हो, तो ये भी ब्लैक हेयर के लिए है। यस और नो? तो ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं होमोलोगस पेयर, जहां पर पैरेलल लोकेशन पर सेम कैरेक्टर की जीन होती है। तो लोकस क्या होता है? ये लोकस होता है। ये लोकस क्या होता है? ये लोकस होता है। अगर डिप्लॉइड की बात करोगे तो एक लोकस में दो क्रोमोसोम होते हैं। हैप्लॉइड की बात करोगे तो यहां पर ये लोकस जो है, एक लोकस में एक ही मतलब क्रोमोसोम होता है। जैसे अगर मैं हैप्लॉइड की बात करूं, तो हैप्लॉइड का मतलब सिर्फ ये वाला लोगे ना, तो एक क्रोमोसोम आएगा। डिप्लॉइड की बात करोगे तो दोनों क्रोमोसोम आएंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि कोई लोकस हैप्लॉइड है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। लेकिन अगर कोई लोकस डिप्लॉइड है, इसका मतलब आपने दो क्रोमोसोम ले लिए, तो आपको उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। हो सकता है उस लोकस पर हेट्रोजाइगस हो, हेट्रो हेट्रो, हो सकता है होमोजाइगस हो। बात समझ में आ रही है? तो लोकस इज पैरेलल, तो ये कौन से फेज का है? जीवन फेज का है। क्लियर है कि नहीं? एक एक चीज और, एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो आपके लिए एक क्वेश्चन और करते हैं। करें बेटा? करें? जल्दी बताओ। करें क्वेश्चन और एक दो, क्योंकि लोकस, जीनोटाइप, फिनोटाइप क्लियर रहेगा तो अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक है, अब मान लो आपको मैं एक डायग्राम दे देता हूं।
गिवन डायग्राम इसको बना लेना बस, अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और कैपिटल डी कैपिटल डी। अब मुझे बताओ इसमें कितने लोकस है? 1 1 2 3 4। बताओ कितने लोकस है? सर ये टोटल कितने लोकस हैं? 1 2 और 3। कितने लोकस हैं? लोकस मतलब लोकेशन, तो सिंगल को लोकस कहते हैं, प्लूरल को लोकाई कहते हैं। तो कितने हो गए सर? 3 लोकस हो गए। ठीक है सर, अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं? नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं? 1 3 2 4। तो जितने कैरेक्टर होते हैं उतने क्या होते हैं? लोकस होते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? जितने क्या कैरेक्टर होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं? लोकस होते हैं। ठीक है सर, अब मुझे बताओ होमोजाइगस लोकस कितने हैं? होमोजाइगस लोकस कितने हैं? A1 B2 इतने भी रखते हैं। तो होमोजाइगस लोकस सिर्फ ये है, तो आंसर आ गया A1। क्लियर है? अगर मैं इसको लिखता हूं ऐसे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए 3 कैरेक्टर, यस और नो। बी टोटल जीन कितनी है? 6 जीन है। सी ये डायहाइब्रिड रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हर लोकस पर 2 जीन है। हर लोकस पर कितनी जीन है? 2। क्लियर है? तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायहाइब्रिड, सॉरी डायहाइब्रिड नहीं, डिप्लॉइड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिप्लॉइड रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, क्लियर है? और ये दिखा रहा है कि होमोजाइगस है, होमोजाइगस है हर लोकस पर, ईच लोकस पर होमोजाइगस है। रिप्रेजेंट ऑल एक्सेप्ट, क्या छोड़ के? क्या गलत है? ये गलत है, ये गलत है। क्यों? कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 ये रे। ठीक है, कितनी जीन है? 1 2 3 4 5 6 जीन है। डिप्लॉयड कैसे पता चल रहा है? हर लोकस पर देखो कितनी है। अगर डिप्लॉयड देखनी है तो एक लोकस पर देखो कितनी है। क्लियर है? एक लोकस पर देखो कितनी है। तो कितनी आ रही है बेटा? 3 आ रही है। डिप्लॉयड का क्या मतलब है? एक लोकस पर 2 जीन आ रही है, तो डिप्लॉयड है। यस, और होमोजाइगस है ईच लोकस पर, गलत है ना? यही गलत है, यही गलत है। अब जरा ये बताना मुझे, ये बताना, मैंने ये बना दिया है, ठीक है? यहां पर कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, स्मॉल डी है, ठीक है? लोकस कितने हैं? A1 2 3। कितने लोकस हैं सर? अभी भी लोकस क्या है? 3 है। ठीक है, टोटल जीन कितनी है? मतलब कितने कैरेक्टर है? 3 कैरेक्टर। टोटल जीन कितनी है? A1 B2 C3। तो जीन भी कितनी है? 3 है। अगर 3 लोकस पर 3 ही जीन हो तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? इट इज हैप्लॉइड, ए और बी डिप्लॉइड। बताओ हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? सर हैप्लॉइड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? होमोलोगस लिखा हुआ है, होमोजाइगस लिखा हुआ, लोकस होमोजाइगस लिखा हुआ, होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब सेम। बेटा लोकस समझ नहीं आया? अच्छा, लोकेशन, ये जो पैरेलल लोकेशन है ना, जैसे ये मान लो ये हाइट की जीन है दोनों, तो जब पैरेलल लोकेशन होती है इसे लोकस कहते हैं। अगर डिप्लॉयड होगा मतलब जोड़े में क्रोमोसोम होंगे, तो एक लोकस पर 2 जीन होंगी, ये 2 हैं, सही है? अगर जोड़े में नहीं होगा, जैसे ये गैमेट का है,
तो गैमेट क्या होता है, एन होता है, तो वहां पर एक लोकस पर एक एक जीन ही होगी। चले आगे, अब ठीक है, 7 रिपीट करिए, 7 कौन सा है? सेवन कौन सा है? सेवन कौन सा है? मान लो 1 2 3, ये हैप्लॉइड या डिप्लॉइड वाला? हैप्लॉइड डिप्लॉइड कैसे पता मुझे हैप्लॉइड है ये? क्रोमोसोम का जोड़ा दे रखा है, नहीं दे रखा? कितने लोकस हैं? 1 2 3, जीन कितनी है? 3। और अगर 3 लोकस पर 6 जीन होती, 3 लोकस पर 6 होती तो डिप्लॉइड होता। यस। और 3 लोकस पर अगर 9 होती तो ट्रिप्लॉइड होता। कैसे बनाते दिखाता हूं। फिर 3 एक जैसे क्रोमोसोम होते, ऐसा एंडोस्पर्म में होता है। ये मान लो कैपिटल ए हो जाती, ये कैपिटल ए हो जाती है, स्मॉल ए हो जाती, तो इस लोकस पर कितने कितने लोकस हैं? ये एक लोकस है। जीन कितनी है? ये कुछ आ रहा है समझ? अब बताओ, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा ये भी एक लोकस है, ये भी लोकस है, ये भी एक लोकस है। लोकस का मतलब होता है लोकेशन। जीन यहां प्रेजेंट है तो इसके पैरेलल लोकेशन पर ही, मान लो यहां आंख की कलर की है, मेरी बात सुन, ये गलत है। मान लो मैं कहूं आपसे इसमें से गलत आइडेंटिफाई करो, मैं आपसे कहूं कि इसमें गलत आइडेंटिफाई करो, ध्यान से सुनना। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ठीक है। यहां कैपिटल आर लिख दिया, यहां स्मॉल आर लिख दिया, मान लेते हैं। इसमें से गलत आइडेंटिफाई करना आपने। यहां कैपिटल वाई लिख दिया, यहां कैपिटल टी लिख दिया, यहां कैपिटल जेड लिख दिया, यहां स्मॉल जेड लिख दिया। और ऑप्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। रॉन्ग बताना जरा, इसमें से कौन सा है रॉन्ग? रॉन्ग बताओ। ए के सामने ए वाली हो सकती, बी के सामने बी, आर के सामने आर। ये नहीं हो सकता। ये वाई और टी अलग अलग कैरेक्टर है, तो एक लोकस पर अलग अलग कैरेक्टर की जीन नहीं हो सकती। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे पिछली वाली स्लाइड पे क्या देख लिया तूने? होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, अच्छा कह रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में कैपिटल ए स्मॉल ए प्रेजेंट ऑन 2 क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम का मतलब तो ये हो गया ना बेटा, ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये हेट्रोजाइगस हो गया। करना क्या इसमें? और अब और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। चल ठीक है, हो गया। जीनोटाइप क्या होता है, इनमें लिख देते हैं फटाफट से। अब ये नोट करना आपने, जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप या जीन्स बताते हैं, ठीक है, उसको जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, जैसे ये जीनोटाइप है, कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप है, कैपिटल टी जीनोटाइप है। क्या ये भी जीनोटाइप है? ये हैप्लॉइड का जीनोटाइप है। ये किसका जीनोटाइप है? हैप्लॉइड का जीनोटाइप है, मतलब पोलन का जीनोटाइप है। ये किसका जीनोटाइप है? ये सब डिप्लॉइड का जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप का मतलब होता है आप जीन्स बता रहे हो, यस और नो, जीन्स बता रहे हो। एक्सटर्नल अपीयरेंस, कोई चीज कैसी दिख रही है उसको फिनोटाइप कहते हैं। एग्जाम्पल, टॉल, राउंड, ब्लैक आई, कैसा कोई दिखता है उसको उसका फिनोटाइप कहते हैं। होमोजाइगस का मतलब यह होता है कि व्हेन वन लोकस पर 2 जीन हो और दोनों जीन सिमिलर हो, बोथ जीन सिमिलर हो, उसको होमोजाइगस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस है। क्लियर है? फॉर होमोजाइगस, फॉर होमोजाइगस क्या होना चाहिए, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड?
ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए, शुड बी डिप्लॉयड, ध्यान से देखो, ऑर्गेनिज्म शुड बी डिप्लॉयड, आपको डिप्लॉयड लेना पड़ेगा। सही है, यस, हेट्रो के लिए भी डिप्लॉयड लेना पड़ेगा बेटा। अब ये देखो, अगर एक लोकस पर, व्हेन वन लोकस पे हमारे पास दो जीन है और बोथ जीन अलग अलग है, डिसिमिलर है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मुझे बस ये बता दो, क्या कैपिटल आर कैपिटल वाई हेट्रोजाइगस बोला जाएगा, यस और नो? मुझे यस नो में आंसर चाहिए, मुझे यस और नो में आंसर चाहिए। अंजलि, पिटाई खाने वाले काम है, यस वाले जो हैं झापड़ खाबो, ये हैप्लॉइड है बेटा। कैसे पता मुझे? मुझे बस ये बता, मुझे होमो और हेट्रोजाइगस के लिए क्या चाहिए, एक लोकस पे दो जीन चाहिए। यहां लोकस कितने हैं, ये अलग कैरेक्टर, ये अलग कैरेक्टर है, दो लोकस है, दो जीन है, तो ये हैप्लॉइड दे रखा है। ये क्या दे रखा है, हैप्लॉइड दे रखा है। होमो और हेट्रो जाइगस समझ में आता है, जाइगोट, डिप्लॉइड। तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस तब होगा जब किसी एक कैरेक्टर की हमारे पास दो जीन होंगी और वो दोनों अलग होंगी। जब किसी एक लोकस पे, एक कैरेक्टर की हमारे पास दो जीन होंगी और वो दोनों सेम होंगी, उसे होमोजाइगस कह रहे हैं। हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब होता है हाफ, तो हाफ का मतलब होता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। तो ये जो है मेरे पास कैपिटल टी, ये हेमीजाइगस है, मतलब ये किसमें होगा, गैमेट में होगा। ये क्या है, हेमी, हेमी मतलब आधा है, यस, ये भी आधा है पर ये दो कैरेक्टर के लिए है, ये भी हेमीजाइगस है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है? जीनोटाइप आप किसी का भी लिख सकते हो, आप डिप्लॉइड का भी लिख सकते हो, हैप्लॉइड का भी लिख सकते हो। फिनोटाइप नॉर्मली, मैं अगर आपसे पूछूं ह्यूमन के स्पर्म का जीनोटाइप होगा, जीन्स होंगी, क्या ह्यूमन का स्पर्म ग्रो करता है, क्या इंसान बना लेता है, क्या ओवम इंसान बना लेता है? नहीं बनाता। तो इंसान कौन बनाता है, जाइगोट बनाता है। तो फिनोटाइप जो है वो क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल अपीयरेंस, कैरेक्टर दिखे। मेरी बात समझो ध्यान से। तो फिनोटाइप का मतलब होता है जब वो कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम कहते हैं फिनोटाइप। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस तब होगा जब आप इसको किसमें देखोगे, आप इसको जाइगोट या डिप्लॉइड में ऑब्जर्व करोगे। यस, हेमी का मतलब होता है आधा और ये गैमेट में होता है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि यहां पर TRY में कितने कैरेक्टर हैं सर, एक दो तीन कैरेक्टर हैं, कितनी जीन है, तीन, तो ये हेमी हो गया। यस और नो, हेमी हो गया। किसको नहीं समझ में आई? आर्यन बेटा, अब 7वें क्वेश्चन का डाउट है वो दोबारा देख लो। मैं डाउट बहुत ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा ना, जितना बता रहा हूं आप कब। हेमीजाइगस को किसमें देखते हैं बेटा, हेमीजाइगस का तो सिर्फ जीनोटाइप देखेगा, गैमेट में होता है। गैमेट कभी भी कोई फिनोटाइप तो बनाता नहीं है ना? यस, तो वहां नहीं देख सकता है। चलें आगे, यहां तक के लिए बेसिक काफी है इतना आपका। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। जैसे मान ले ये मार्कर देख रहा है, ये मार्कर देख रहा है, ये जीनोटाइप है, फिनोटाइप है? फिनोटाइप है, जीन इसके अंदर होती है। सही है, मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं जो दिख रहा हूं वो जीनोटाइप हो, फिनोटाइप, फिनोटाइप हो। सही है, क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? और जीनोटाइप जब आप देखते हो तो जीनोटाइप में क्या हो सकता है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस, ये टर्म हो सकती है। होमो हेट्रो देखने के लिए हर लोकस की दो जीन होंगी, मतलब क्या हुआ, हर कैरेक्टर की दो जीन हो सकती है। अगर वो सिमिलर है तो होमोजाइगस, अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस। चलिए आइए, अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक पढ़ना, जो चैप्टर का बेसिक है। यहां से आपका चैप्टर प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा है। मैंने जितना बेसिक बताया उतना काफी होगा अगर आपको जेनेटिक्स डील करनी है सही से। इससे ज्यादा बेसिक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? इससे ज्यादा बेसिक की आवश्यकता नहीं है। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना,
इस स्लाइड पे जितना लिखूंगा उसको लिखते हुए चलेंगे, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, हैप्लॉइड को हेमीजाइगस कहते हैं। एलील रह गया बेटा, एलील अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एलील डिस्कस करेंगे जब हम आगे जाएंगे अभी, ठीक है। यस, एलील अलग से डिस्कस करेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि एलिफेंट जो होता, हाथी, एलिफेंट का जो बच्चा है, एलिफेंट का जो चाइल्ड है, वो सिमिलर होता है एलिफेंट से। एलिफेंट जैसा ही दिखता है, ऐसा तो नहीं कि हाथी का बच्चा जो है वो शेर जैसा दिखेगा। सिमिलर टू एलिफेंट, यस, सिमिलर टू एलिफेंट, ठीक है कि नहीं, इस बात में कोई डाउट है? इसका मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स हैं जो एलिफेंट के उसमें गए हैं। अब मैं अगर ध्यान से देखूं, एलिफेंट का चाइल्ड सिमिलर टू एलिफेंट है, हमारे पास बहुत सारी समानताएं हैं, मैनी सिमिलैरिटीज हैं, पर क्या सिर्फ समानताएं हैं? बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं। बट क्या है? कुछ डिफरेंसेस भी है। डिफरेंसेस मतलब कुछ अंतर भी प्रेजेंट है, कुछ डिफरेंसेस भी प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल समझाता हूं। आप क्या करो, आप जो रोड पे डॉग देखते हो तो आपको ऐसा लगता है यार ये डॉग सारे एक जैसे दिखते हैं, कई बार कलर सेम होता है, लेकिन जब आप लंबे समय तक किसी ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हो तो आप दो अलग अलग तरह के पहचान पाते हो आसानी से, क्योंकि वो आपके साथ रहता है, आपको उसमें डिफरेंस, क्योंकि अब आप ध्यान से देख रहे हो तो देख पाते हो। तो हम ये कहते हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसी ब्रांच की बात करेंगे जहां पर पेरेंट से बच्चे में, पेरेंट और बच्चों की काफी सारी समानताएं हैं पर उसमें अंतर भी है। या हम ऐसे बोल सकते हैं, दो पेरेंट के ये दो बच्चे हैं, इन दोनों में आपस में बहुत सारी समानताएं हैं और बहुत सारे अंतर भी हैं। तो हम एक ऐसी ब्रांच की पढ़ाई करने जा रहे हैं जो ये बताती है कि इस बच्चे का अपने मां बाप से समानता भी है और उससे कुछ अंतर भी है। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो इन बातों को एक्सप्लेन कर ले जाएगी। तो जेनेटिक्स क्या है बेटा? जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है। डील का क्या मतलब है भाई? डीलिंग चल रही है कोई, जो डील करती है किससे? डील विद किससे? हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है पास होना, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, किसी भी ट्रेट का पास होना, एंड वेरिएशन से। यस, वेरिएशन से। जब ट्रेट पास होती हैं तो हमारे पास सिमिलैरिटी डेवलप होती है। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, सिमिलैरिटी कब डेवलप होती है? जब कैरेक्टर पास होता है। तो हमने बोला कि बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा दिख रहा है, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट जैसा दिख रहा है। हमारे पास उस एलिफेंट में अपने पेरेंट के साथ बहुत सारी समानताएं और डिफरेंस है। तो हम एक ऐसी ब्रांच की बात करेंगे जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स क्या करती है? दो चीजों से डील करती है, एक इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट से और दूसरा वेरिएशन से। अब हम लोग यहां पर एक टर्म पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी शब्द का मतलब होता है बेटा, देखो ये सारे टर्म समझनी हमें, जेनेटिक्स, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, इनको समझना है। हेरिडिटी क्या होता है बच्चे? हेरिडिटी को समझो पहले। हेरिडिटी ट्रेट, ऐसे कैरेक्टर जो पास हो सकते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो अगली जनरेशन में जा सके। समझो, हेरिडिटी क्या होता है? समथिंग, समथिंग, कुछ भी ऐसा, समथिंग विच कैन पास, समथिंग विच कैन पास। जैसे हम कहते हैं हेरिडिटी ट्रेट है, जैसे मान लो उसके कान लंबे हैं, हेरिडिटी ट्रेट है। समथिंग विच कैन पास, विच कैन पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, कुछ भी ऐसा जो अगली जनरेशन में जा सकता है वो हेरिडिटी होता है। यस, वो हेरिडिटी होता है। जैसे हेरिडिटरी डिसऑर्डर, कुछ भी ऐसा। इनहेरिटेंस क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जाएगा। इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा? इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस क्या होता है? ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस बाय विच हमारे पास कोई भी ट्रेट, ट्रेट क्या होता है बेटा? कैरेक्टर, पास ऑन होता है किसमें? पास ऑन टू प्रोजेनी फ्रॉम पेरेंट,
प्रोजेनी मतलब बच्चे, किससे? पेरेंट से। तो हेरिडिटी का मतलब होता है वो सारी चीजें जो पास हो सकती हो। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो चीजें जाती हैं। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि हेरिडिटी ट्रेट, आप समझो ध्यान से, हेरिडिटी ट्रेट कैन बी पास्ड बाई प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या आप इन दोनों को रिलेट कर पाए कि नहीं कर पाए? हेरिडिटी का मतलब कुछ ऐसा जो जा सके, इनहेरिटेंस का मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू कैरेक्टर जा रहा है प्रोजेनी से किसके अंदर? पेरेंट के अंदर। प्रोजेनी से किसके अंदर जा रहा है? पेरेंट के अंदर जा रहा है। उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? उसको हम बोल देते हैं इनहेरिटेंस। क्या यहां तक ठीक है? क्या यहां तक ठीक है? हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर नहीं, हेरिडिटी मतलब कुछ ऐसा जो जा सके। कैरेक्टर भी हो सकता है, डिजीज भी हो सकती है, कुछ भी। इनहेरिटेंस का मतलब है प्रोसेस जिसके थ्रू जाएगा। तो हेरिडिटी ट्रेट इनहेरिटेंस के थ्रू जाती है। जेनेटिक्स किससे डील करती है? कैरेक्टर के इनहेरिटेंस से और वेरिएशन से। नाउ व्हाट इज वेरिएशन? व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन क्या है? अब मान लो ये पेरेंट है, ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये बच्चे हैं, यस। तो पेरेंट का अपने बच्चों से कितना अंतर है? तो इट इज डिग्री, डिग्री या अमाउंट, इट इज डिग्री या अमाउंट ऑफ डिफरेंस। अमाउंट ऑफ डिफरेंस किसका? अमाउंट ऑफ डिफरेंस किसका? पेरेंट टू प्रोजेनी। पेरेंट का किससे? ऑफस्प्रिंग से। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे। ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब होता है? बच्चे, चाइल्ड। तो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड टू ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट। टू ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट। अब यहां पर हमेशा याद रखना, हम जेनेटिक्स में हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कंसीडर करते हैं। जेनेटिक्स क्या है? क्योंकि डील करती है विद वेरिएशन, इसीलिए हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर नहीं करते। इसीलिए ओनली हम कौन सी रिप्रोडक्शन कंसीडर करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर करते हैं। मतलब क्या हुआ? ये जो बच्चे बने हैं ये कैसे बने होंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने होंगे। तो इन बच्चों का अपने पेरेंट से समानता है, किसके थ्रू? इनहेरिटेंस के थ्रू। अंतर है क्या? जो भी अंतर है उस अंतर को हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन। तो आपको यह समझना है कि जेनेटिक्स एक ब्रांच है जो दो चीजों से डील करेगी, कैरेक्टर कैसे इनहेरिट होता है और वेरिएशन क्या है। नाउ हेरिडिटी क्या है? कुछ भी ऐसा जो पास हो सके। इनहेरिटेंस क्या है? एक प्रोसेस है जिससे वो जाएगा, और कैसे जाएगा? गैमेट्स के थ्रू। सही है। तो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस। तो हेरिडिटी इज समथिंग विच कैन पास। वो कैरेक्टर हो सकता है, डिजीज हो सकता है, कुछ भी। तो हेरिडिटरी ट्रेट कैन बी पास थ्रू प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। समझ आ रही है? अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? वेरिएशन क्या है? कितना अंतर है इस बच्चे का अपने मां बाप से, कितना अंतर है। पर वो रिप्रोडक्शन कौन सी होनी चाहिए? सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कंसीडर करते, क्योंकि मान लो स्टैम कटिंग से आपने रोज बनाया, जेनेटिकली सेम है। तो अगर मैं आपसे कहूं जेनेटिक्स नॉट इन्वॉल्व प्रोजेनी प्रोड्यूस थ्रू ए एपोमिक्सिस, बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, डी ऑल। ऑल आएगा, क्योंकि एपोमिक्सिस भी क्या है? एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मुझे यहां पर क्या चाहिए? दो पेरेंट चाहिए। यदि दो पेरेंट नहीं है तो कम से कम बाइसेक्सुअल पेरेंट हो, अर्थवॉर्म हो। मुझे प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए। यस। पेरेंट से प्रोजेनी में जाने की प्रक्रिया को बेटा पास ऑन टू प्रोजेनी फ्रॉम पेरेंट से ही तो है, उस प्रोसेस को कह रहे हैं। यहां तक ठीक है? नोट करिए जल्दी से, चलिए नोट करिए जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट फास्ट रहेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और आज एक सेशन शायद मॉलिक्यूलर भी मैं चालू कर रहा हूं वाईटी पर, ताकि आसानी से जिन बच्चे जो चाह रहे हो कि जल्दी करें वो वहां से भी कर सकते हैं, पर कोशिश करो कि आप अभी यही पढ़ो, ठीक है। नोट करेंगे बेटा सब लोग? यस, नोट करेंगे, शाबाश, नोट करो। अब ये बेसिक से हमने चालू किया चीजों को पढ़ना, ठीक है।
एनसीईआरटी कहती भी है कि आपको अजीब लगेगा कि एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट जैसा तो और कैसा दिखेगा, गधे जैसा दिखेगा, एलिफेंट जैसे दिखेगा, बेबी एलिफेंट। मैंगो प्लांट मैंगो बनाता, नीम थोड़ी बना देगा। अजीब क्यों लग रही है आपको? अजीब इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आपको पता है चीजें, है ना। ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होती है क्या पेरेंट से? बिल्कुल मैच करती है नहीं। हैव यू एवर वंडर सिबलिंग्स आर समटाइम लुक सो सिमिलर, भाई भाई एकदम एक जैसे लिखते पर एग्जैक्टली सेम होते नहीं होते। समझ में आ रहा है? तो जेनेटिक्स ये सब एक्सप्लेन करती है। तो जेनेटिक्स क्या है देख बेटा, ऐसे क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? जेनेटिक्स देगी। तो वो डील करता है किससे? इनहेरिटेंस से एज वेल एज वेरिएशन से। तो जेनेटिक्स किससे डील करता है? इनहेरिटेंस और वेरिएशन से। इनहेरिटेंस क्या है? प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर पास होते हैं, पेरेंट टू प्रोजेनी में जाते हैं। और वेरिएशन क्या है? डिग्री। डिग्री मतलब कितना अंतर है प्रोजेनी का किससे? अपने मां बाप से कितना अंतर है। पर यहां पर नियम क्या फॉलो करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेना भाई, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंसीडर नहीं करेंगे। तो जेनेटिक्स इन्वॉल्व, हाँ भाई, जेनेटिक्स इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोजेनी। वेरिएशन इज अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन टू पेरेंट, नहीं नहीं नहीं, डिफरेंस इन पेरेंट एंड प्रोजेनी यस, प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट ये भी यस, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर साथ आ रहे हैं ना भाई। देख पेरेंट P1 है, ये पेरेंट P2 है, इन दोनों के कैरेक्टर आप इसमें लेकर आए हैं। ये पेरेंट है बेटा, इसमें लाए हैं। तो ये दो बच्चों के बीच का अंतर या बच्चे का अपने मां बाप से अंतर, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। और जेनेटिक्स किससे डील करती है? हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्लियर है यहां तक? अगर ये वाली स्लाइड लिख ली है तो अपने आगे चल लिस, ये वाली लिख ली है तो आगे चल गिस, जल्दी बताओ। पार्ट 1 बेटा आज रात तक आ जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम कल सुबह तक। ट्विंस में जेनेटिक वेरिएशन होता है नहीं? केशव साहू आप एनसीईआरटी डीप लाइन की स्लाइड से पढ़ा रहे हो? नहीं, पूरी नहीं है, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी लगी हुई है, ज्यादा नहीं। कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं। टेंशन वाले सेम लेक्चर नहीं आएगा क्योंकि उसमें इतनी देर तक बेसिक नहीं पढ़ा सकते एनसीईआरटी डीप लाइन में। ठीक है, यस। चलिए आइए, चले आगे बेटा, आगे चलते हैं। चलो अब हम बात करेंगे नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स की। सुनना ध्यान से, देखो ह्यूमन को जेनेटिक्स पता हो ना हो पता हो, पर उसको कहीं ना कहीं ये पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आती है। मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर आपको नहीं पता तो सुन लो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है बेटा, एक एज निकालने के लिए ये जीरो होता है, ये जीरो है। तो जीरो से जब इधर जाते हैं उसे एडी कहते हैं। अभी हम यहां पर 2000 साल आगे आ चुके हैं, इससे पीछे जाते हैं तो उसे कहते हैं बीसी। क्या बोलते हैं? बीसी। बीसी मतलब हम पीछे जा रहे हैं इसके। तो यहां पर हम ये लिख रहे हैं कि 8000 से 10000 साल पुरानी हमारी एग्रीकल्चर है। मैं जो पॉइंट्स बोलूंगा उसको समझना। हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास 8000 से 10,000, एनसीईआरटी ने 6 से 8000 लिखा है, पर ये 2000 भी तो जोड़ूंगा मैं। अगर यहां से जोड़ूं और ये 8000 है तो दो ये भी तो जुड़ेगा। तो आपको ये समझना है कि 8000 से 10,000 ईयर ओल्ड हमारी क्या है? एग्रीकल्चर है। ईयर ओल्ड हमारे पास क्या है? एग्रीकल्चर है। ठीक है सर। अब एग्रीकल्चर में हमने क्या किया है बताओ जरा। एग्रीकल्चर में हमने क्या किया है? एग्रीकल्चर में हमने जो वेरिएशन वाइल्ड वैरायटीज में है उसको यूज किया है। एग्रीकल्चर में हमने यूज किया है वेरिएशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो भी जीव थे एनिमल और प्लांट, किसमें? इन वाइल्ड वैरायटीज में। तो जो वाइल्ड वैरायटीज में मेरे पास थे उनको ही वेरिएशन को हमने यूज किया। तो एग्रीकल्चर लगभग बेटा 10,000 साल पुरानी है, ज्यादा नहीं है। और उसमें से 3,500 और 2,000 और जोड़ दो, वो हड़प्पा संस्कृति और ये सब आता है। तो एग्रीकल्चर 10,000 साल पुरानी है। एग्रीकल्चर का मेन काम क्या था कि जो भी एनिमल और प्लांट हमारे फायदे का है उसका कैरेक्टर यूज करेंगे। तो उसमें जो कैरेक्टर है उसको हम क्या कह रहे हैं? वेरिएशन कह रहे हैं। साइंटिस्ट लोगों को पता था कि सोर्स ऑफ वेरिएशन कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है। सोर्स ऑफ वेरिएशन कहां पर है बेटा? वो कहीं ना कहीं किसमें छुपा हुआ है?
वो छुपा हुआ है सोर्स ऑफ वेरिएशन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये उनको पता था, पर उनको कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उनको लिटिल नॉलेज थी जेनेटिक्स की, कुछ पता ही नहीं था, लिटिल या नो नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स, ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि ये कोई ब्रांच होती है, ऐसा कुछ पता ही नहीं था। बस उन्हें ये पता था कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो काम किए। उन्होंने किया सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब अपने मर्जी के प्लांट और एनिमल्स के बीच में क्रॉस कराया एंड उनको फिर पालतू बनाया। ये दो तरीके यूज करके उन्होंने प्रेजेंट डे क्रॉप्स इवॉल्व करी हैं। उन्होंने प्रेजेंट डे पे जो प्लांट उगाते हैं ना, उन क्रॉप्स को क्या किया है, इवॉल्व किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने क्या किया है बेटा, उन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और डोमेस्टिकेशन के थ्रू, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और डोमेस्टिकेशन के थ्रू उन्होंने प्रेजेंट डे क्रॉप्स को इवॉल्व किया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बता दो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम सिंपल ये समझते हैं एग्रीकल्चर कितना पुराना है सर, 10,000 साल पुराना है। क्या लोगों को क्या पता था? उन्हें यह पता था कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब कुछ छुपा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, जो भी पुराने प्लांट और एनिमल थे उनके बीच में आपस में क्रॉस कराया और उन्हें पालतू बनाते गए, उससे प्रेजेंट डे इवॉल्व करी है। एग्जाम्पल के लिए पंजाब में साहिवाल काऊ, एग्जाम्पल के लिए क्या है, साहिवाल काऊ किसमें, पंजाब में, यस और नो। अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स की, कैसे जेनेटिक्स एज अ ब्रांच इवॉल्व हुई है। तो हमारे पास क्या है बेटा, हम जेनेटिक्स को तीन हिस्सों में पढ़ते हैं। जब हम जेनेटिक्स को पढ़ते हैं तो तीन हिस्सों में पढ़ते हैं। सबसे पहले मेंडल के आने से पहले हम क्या जानते थे उसको पढ़ते हैं, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स हैं, यस। उसके बाद हम बात करते हैं मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की, कि मेंडल ने जो कॉन्सेप्ट दिए उनकी बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इन सब की, लिंकेज की, क्रोमोसोमल थ्योरी की, इन सब की बात करते हैं। तो तुम्हारे सिलेबस में प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा है नहीं। इसमें सिर्फ आपने ये समझना है, इसमें आपने ये समझना है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट सुनेंगे। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था ना बेटा, वो जो बुक पब्लिश हुई थी वो 1963 में रेडी होकर 65 में पब्लिश हुई थी। उससे पहले जेनेटिक्स में कोई काम ही नहीं था, उन्होंने पहला काम किया, पहले एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या हुआ कि उससे पहले काफी सारे साइंटिस्ट जो भी आए, उन्होंने ये बोला कि जो कैरेक्टर हैं वो मिक्स हो जाते हैं। कैरेक्टर क्या हो जाते हैं बेटा, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। कैरेक्टर, जो बच्चे मॉलिक्यूलर अटेंड करना चाहे कर सकते हैं, मैं 3 क्लास में मॉलिक्यूलर करा दूंगा पूरा, जो थोड़ा आगे चलना चाहे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हमारे पास प्री मेंडेलियन कैरेक्टर जो लोग थे, उन्होंने बोला मिक्सिंग ऑफ ट्रेट हो जाती है, मिक्सिंग ऑफ ट्रेट अगर, ये बोलते थे। अगर ट्रेट मिक्स हो जाती है किससे, फ्रॉम पेरेंट, मतलब पेरेंट से ट्रेट बच्चे में आके मिक्स हो जाती है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, हम भी कई बार ऐसा देखते हैं कि यार इस बच्चे में दोनों के कैरेक्टर हैं, पर ऐसा नहीं है कि आधा कान इस पेरेंट का आधा दूसरे का, एक भाई कान पूरा एक पेरेंट से मैच करता है। मेरी बात समझ, इसका मतलब वो पूरी पूरी जीन आई है, समझ। तो मेंडल से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन लोगों का ये मानना था कि यार कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने बोला कि ट्रेट मिक्स हो जाती है, मिक्सिंग ऑफ ट्रेट अकर फ्रॉम पेरेंट, ऐसा वो मानते थे। इसको हम कहते थे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्या बोलते थे बेटा इसको, इसको हम बोलते थे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्या बोलते थे, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोलते थे। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास क्या आ गया, मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम। बस अब ये याद रखो कि मेंडल से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए वो ये मानते थे कि ट्रेट मिक्स हो जाती है, जिसको हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि मेंडल ने क्या कॉन्सेप्ट दिए उस पर। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे, तो आपको ये लगेगा कि एनसीईआरटी क्लियरली बोलती है कि हमारे पास, देख रहे हो, एग्रीकल्चर इतना पुराना है, और उन्होंने कहा कि कॉज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन जो नेचुरली प्रेजेंट थे किसमें, वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट में, क्लियर। और सिलेक्टिवली ब्रीड किया, और सिलेक्टिवली ब्रीड मतलब सारे ऑर्गेनिज्म को नहीं, अपनी मर्जी से,
और डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम फ्रॉम एंसेस्ट्रल ट्रेड, देख रहे हो, क्लियर। उन्होंने वेल नोन काउ जैसे साहिवाल काउ पंजाब में उन्होंने, तो उन्होंने दो चीजें करी, क्या क्या किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन। आप में से कितने कितने बच्चे 10th पास हैं प्रॉपर तरीके से? ये सवाल गलत है पर ठीक है, फिर भी पूछ रहे हैं, सवाल गलत है फिर भी पूछ रहे हैं। कितने कितने लोग हैं बेटा जो 10th प्रॉपर तरीके से पास हैं? अगर उन्हें याद हो तो वहां पर एक एक्सपेरिमेंट है एवोल्यूशन चैप्टर में, जहां पर दिया हुआ था केल, याद है, कोहलराबी, कॉलीफ्लावर, उन्होंने सिलेक्शन के थ्रू अलग अलग तरीके की कैबेज बनाई थी, कुछ ऐसा याद आ रहा है भाई? तो कैसे नए नए प्लांट बने हुए हैं, जो प्लांट अभी हम उगाते हैं वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन, याद आया किसी को? थोड़ा थोड़ा एवोल्यूशन में था बेटा, आर्यन कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ब्रोकली, यस, चैप्टर डिलीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। और भाई किसी गलत फहमी में मत रहो, किसी तरह की वीडियोस मत देखो, कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला, पेपर होगा 4 को। पहले हम रेडी नहीं थे इसलिए लॉकडाउन था, अभी हम हर चीज के लिए रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर अपने टाइम पर ही होगा। जो गलत जो उम्मीद लगाए बैठे कि नहीं सर अक्टूबर तक तो चला ही जाएगा इस साल, हाँ हाँ सर अक्टूबर, अक्टूबर नहीं तो कम से कम अगस्त तक चला जाएगा। 4 मई को प्रॉपर ऑफलाइन पेपर हो रहा है, प्रॉपर ऑफलाइन, कोई फेज नहीं, कुछ नहीं, पेपर इजी डिफिकल्ट माइल्ड 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 डिफिकल्ट माइल्ड, उसमें से भी फिजिक्स हल्की डिफिकल्ट आ सकती है, बॉटनी डिफिकल्ट आएगी, डोपा प्राइम आपको उसके भी 3 लेवल ऊपर जा रहा है, जो डिफिकल्ट वो भेजेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं फील होगा वहां पे आपको ऐसा लगेगा यार ये पेपर है कोई, इससे अच्छा तो मैं बना दूंगा पेपर, ऐसा फील होगा वहां पे बॉटनी का पेपर, ठीक, तो मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है। मुश्किल मतलब थोड़ा बहुत चांस है, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि वो, क्योंकि आप सोचो 3 घंटे में 180 क्वेश्चन, पेपर मुश्किल बना ही नहीं सकते, अगर मुश्किल बना दिया तो पेपर पूरा ही नहीं होगा, किसी के फुल ही नहीं आएंगे, ये भी मान के चलो, ठीक है। तो आप मुश्किल के लिए तैयार करो बस, और कुछ मेहनत ज्यादा करो, मुश्किल के लिए तैयार करो, आप मुश्किल आसान सिलेबस पूरा करो बस, ठीक है, टेस्ट दो, सिलेबस पूरा करो, ठीक है। आप चाहो तो एआईटीएस ले सकते हो, एआईटीएस ठीक बना है बेटा, हमने मतलब सुधार कर लिया उसमें, उसको आप ले लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप उसको प्लान कर लो कि हमने 11th कब देनी है, 12th कब देनी है, अपने हिसाब से बस, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ हम लोग बहुत मतलब ऐसी चीज आपके लिए प्लान कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं बहुत कुछ पेड है या कुछ ऐसा नहीं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, मतलब जिनके 550 पे रुक रहे होंगे उनको 600 ले आएंगे, 50 60 नंबर 100 नंबर सबका बढ़वा देंगे उससे, ठीक है, यस, हाँ चलिए, हाँ हाँ 50 60 100 नंबर तक बढ़वा सकते हैं बेटा, यस। ये कह रहा है सर 200 आ रहे हैं, तो बाकी तो तू भी तो कुछ बढ़ाएगा, मैं 100 बढ़वा दूं, 300 ले आऊं, बाकी के 300 कौन लाएगा, तू ही तो लाएगा, मैं चला जाऊं पेपर देने, बॉटनी में लिख देता हूं, जूलॉजी एमडी सर को ले चलते हैं, है ना, तो मेडिकल कॉलेज में फिर हम ही चले जाएंगे, नालायक, जल्दी लिख बेटा, यस, हाँ दीपाली करते हैं बेटा, लिख लिया, ये लिख लिया, अब आगे चल रहे हैं, हम मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उससे पहले मेंडल की थोड़ी सी डिटेल पढ़नी है। चले बेटा आगे, चलते हैं आगे।
चलें? चलो आओ, आ जाओ। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स की, ग्रेगोर मेंडल। कहानी थोड़ी सी मतलब आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, आप इससे थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी समझ पाओगे कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। और है ना, हर जो चीज दिखती है वो सच नहीं होती, और सब कुछ सही नहीं चलता, ठीक है। ये टाइम जो है, जिस समय मेंडल का एक्सपेरिमेंट हुआ, मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा, आप बताना मुझे आप समझ पाते हो कि नहीं मेरी बातें। हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ पर ये इक्वेटर है, इंडिया कहीं यहाँ पर मान लो है, तो यहाँ पर ये मान लो एशिया वगैरह है, यहाँ पर यूरोप का कुछ पार्ट है जो भी है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी कंट्री हैं, यूएसए वगैरह यहाँ होगा। मेरा सिर्फ आपको ये समझाना है कि यूएसए भी उस समय उतना पावरफुल नहीं था। जो ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज थी उनमें एक इंग्लैंड था, ठीक है, फ्रांस था, ये वाली कंट्रीज, पुर्तगाल, ये स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 में आया, और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है ना, तो इंडस्ट्री, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इंडिया में जो रिसर्च है ना, वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं है। मतलब वो रिसर्च में हम कुछ कर रहे हैं लेकिन नहीं पता उसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन जो 1750 के आसपास रिसर्च चल रही थी, जैसे व्हील की डिस्कवरी हो गई, टीवी की हो गई, फोन की हो गई, हमने इंजन बना ली, ये सब कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के थ्रू ड्राइव हो रहे थे। और उस समय क्या होता था, रिसर्च को लेके काफी ज्यादा पैसा और काफी ज्यादा सपोर्ट मिला करता था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, डार्विन जी भी जो हैं वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, उनको भी काफी सपोर्ट रहा होगा अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उनका जो ईयर है वो 1840 के आसपास उन्होंने अपना मतलब वॉयज वॉयज मतलब जर्नी स्टार्ट करी। अब मेंडल जिस कंट्री से आते थे, सबसे पहले वो कंट्री थी ऑस्ट्रिया, उतना ज्यादा दबदबा नहीं। दूसरा क्या होता था, उस समय क्या होता था, अगर मैं कोई डिस्कवरी कर रहा हूं तो मैं अपनी सारी फाइंडिंग्स, एक मीटिंग होती थी, मतलब सोसाइटीज होती थी, उनकी मीटिंग होती थी, वहां पर मैं अपने पेपर पब्लिश करूंगा। मेरी बात ज्यादा सुनी जाएगी, ये डिपेंड करता है मैं किस कंट्री को बिलोंग करता हूं और वो सोसाइटीज किस कंट्री की बनी हुई है। बहुत छोटे छोटे देश हैं तो ज्यादा बात करने का भी फायदा नहीं वहां पर आपस में कुछ, मतलब वो पेपर्स पब्लिश करते थे, बैठ के मिलते थे। तो मेंडल, आप ये मानो कि सबसे ज्यादा अनलकी पर्सन में से एक रहे। जितना टैलेंट, जितना ज्यादा मतलब क्लियर उन्होंने काम किया, उतना शायद ही कोई कर पाता। आप इस बात को समझो कि उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया जो 1865 में था, उसके लगभग 35 साल के बाद उसके एक्सपेरिमेंट की वैल्यू पता चली। इसका मतलब आप समझ रहे हो, उन्होंने अपना काम जो किया लगभग 35-40 साल पहले अपने एक्सपेरिमेंट को कर दिया, जो लोग उस बात को समझ ही नहीं पाए। तो ये रियलिटी है, ये एक्चुअल में रियलिटी है जो आप देखोगे। मैं इसलिए ये बता रहा हूं आपको कि आप भी जब फ्यूचर में आगे जाओगे तो जैसा दिख रहा है ग्राउंड पर वैसा नहीं चलता है बेटा। कई बार हम लोग जो सोचते हैं वो रियलिटी नहीं होती। क्लियर है? आप कई बार मेरे से भी सवाल पूछते हो कि सर आप क्यों ऐसे मतलब गए और ये वो, आपको नहीं पता तो बैकग्राउंड में क्या क्या चलता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। इसलिए आप समझो कि पावर इस तरीके से चीजें मूव करती ही हैं। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान देंगे। तो मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। हम इनकी ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि इन्होंने एक स्मॉल सा विलेज था, है ना, वहां पर इनका बर्थ हुआ, और 1821 ऐसा कुछ ईयर है। तो सिसिलियन विलेज था हमारे पास, सिसिलियन विलेज था, और उस जगह का नाम था ऑस्ट्रिया, कंट्री थी ऑस्ट्रिया। वहां पर उनका बर्थ हुआ, है ना, ये उनका बर्थ प्लेस था। उसके बाद वो चले गए पढ़ने के लिए, उनको भेज दिया गया बहुत कम एज में, मोनेस्ट्री भेज दिया गया पढ़ने के लिए। आप बोल सकते हो कि उन्होंने एज अ मोनेस्ट्री ज्वाइन कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया था, ज्वाइन कर लिया था मोनेस्ट्री, है ना, उन्होंने ज्वाइन किया मोनेस्ट्री, मतलब रिलीजियस प्लेस मान लो, उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। क्लियर? वहां पे वो मतलब उन्होंने मोनेस्ट्री ज्वाइन किया, फैमिली की बहुत अच्छी हालत नहीं थी, मोनेस्ट्री वालों ने उन्हें पढ़ने के लिए कहीं और भेज दिया।
जब वो वापसी आए ना, क्योंकि वो ईयर मैंने लिखवाए थे पुराने नोट्स में, वो काम के नहीं है, क्योंकि आपसे कभी नहीं पूछेगा कि मेंडल का बर्थ कब हुआ, कौन सी कंट्री के थे। बस ये समझ लो कि उनको मोनेस्ट्री उन्होंने ज्वाइन किया, वहां से उनको भेज दिया गया यूनिवर्सिटी, सेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। वहां पर उन्होंने साइंस और ये सारी चीजें पढ़ी, और फिर वो वहां से लौट के आते हैं और रिटर्न होते हैं और ज्वाइन करते हैं मोनेस्ट्री को, रिटर्न एंड ज्वाइन मोनेस्ट्री एज अ टीचर। उन्होंने क्या किया, मोनेस्ट्री को ज्वाइन किया एज अ टीचर, एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर ज्वाइन किया। लेकिन उन्होंने क्या किया बेटा, उसके साथ साथ वहां जो उनको रहने के लिए जगह मिली, किचन में पी प्लांट पर कुछ एक्सपेरिमेंट चालू कर दिए। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट चालू कर दिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया, एक्सपेरिमेंट किया किस पर, अपना एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पर। पी प्लांट जो है बेटा, पी प्लांट जो है उसका साइंटिफिक नाम है पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है इसमें, है ना। कैसा फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो नॉर्मली ऑटोगैमी होती है, पर अगर हम चाहें तो जीटनोगैमी और जीनोगैमी करा सकते हैं। ठीक है, हम जीटनोगैमी जीनोगैमी करा सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद ईयर क्या रहा एक्सपेरिमेंट का, ये इंपॉर्टेंट है। ईयर उनको 7 साल लग गए। यहां से क्वेश्चन पूछेगा और आया हुआ है नीट में। बेटा मैंने वो डाटा हटा दिया है, बर्थ ईयर और ये आता नहीं है, तो आप परेशान मत होना इनके लिए। क्लियर है। 7 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। 1856 से 63 ये आ चुका है नीट में ऑलरेडी। क्लियर है। उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया, वो यहां नहीं लिखा है, क्रोमोसोमल थ्योरी में लिखा है। आप अपनी एनसीईआरटी चेक करो, जहां क्रोमोसोमल थ्योरी दे रखी है ना, वहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने अपना काम पब्लिश किया 1865 में। 1865 में उन्होंने अपना काम पब्लिश किया, जो अनरिकॉग्नाइज रहा। क्या रहा, अनरिकॉग्नाइज रहा बहुत लंबे समय तक। इस बीच मेंडल की 1885 में किडनी की डिजीज से डेथ हो गई। क्लियर है। किडनी की डिजीज से डेथ हो गई 1885 में, और 1865 में उन्होंने अपना काम पब्लिश किया। तो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पर, उसे हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। उन्हें हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। पेपर पब्लिश करने का क्या मतलब है, अपना जो भी फाइंडिंग्स थी वो पब्लिश की उन्होंने। ठीक है। 1900 में 3 साइंटिस्ट थे अलग अलग। एक थे कार्ल कॉरेंस, एक थे टेशमार्क, एरिक वॉन टेशमार्क, और तीसरे थे जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। याद है किसी को, ह्यूगो डीवरीस, जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। जैसे मेंडल, जो जैसे डार्विन किस बात पे साइलेंट थे कि यार कहां से आई म्यूटेशन, उन्हें पता ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल के काम को, रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को, मतलब उनके पेपर पढ़े होंगे और उनके काम को करके देखा कि हाँ यार ये सही काम किया हुआ है। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन सिर्फ कहां से आएगा कि किस पे काम किया, पी प्लांट पर, कितने ईयर तक चला, क्या ईयर थे वो, ठीक है, और कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनके काम को रीडिस्कवर किया। ठीक है, क्लियर है। इसमें से कार्ल कॉरेंस थे जिन्होंने उनके उन पेपर्स को फाइनली लॉ में कन्वर्ट किया। तो मेंडल ने कभी लॉ दिए ही नहीं थे। मेंडल के पेपर्स थे जिनको उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बोला था। आज हम उसे लॉ की फॉर्म में डालते हैं, जानते हैं, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रू आ रहा है जो उन्होंने काम किया। क्लियर है बेटा। यस यस। मेंडल इंग्लैंड से थे बेटा, नहीं। ठीक है। यस। क्लियर है, लिख लो एक बार। हाँ, ये नोट करो जल्दी से, फटाफट से एक्सपेरिमेंट करते हैं। सिर्फ ये 3 पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है। 1900 में, है ना, मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया गया। चले आगे, चले आगे। लक्ष्य 1900 लिखना है बेटा। चले आगे।
नहीं, 3 अलग अलग कंट्रीज से थे बेटा। हाँ, तीनों अलग अलग कंट्रीज से थे। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं। अब आओ मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये एक नॉर्मल प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है? एक नॉर्मल एक प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है। तो कोई भी प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के क्या स्टेप होते हैं वो आपको पता है। अगर मैं किसी बात करता हूं कि भाई ये प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है, तो क्या स्टेप होते होंगे? सोच ध्यान से। किसी भी प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स में देखो क्या क्या होता है। सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ। आप उन पेरेंट्स का चुनाव करो जिनके बीच में क्रॉस कराना है। तो आपने क्या करना है? आपने करना है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। आपने पेरेंट का चुनाव करना है, ध्यान सुनेंगे बेटा। पेरेंट का चुनाव करना है जिनके बीच में आपको क्रॉस कराना है ना? क्लियर है? सही है। इन विच आपको क्या करना है? क्रॉस परफॉर्म करना है। तो उन्होंने सबसे पहले पेरेंट का चुनाव किया, सही है। दूसरा उन्होंने क्या किया? क्रॉस। उन्होंने क्या कराया? क्रॉस, है ना? उन्होंने क्या कराया? क्रॉस बिटवीन पेरेंट कराया। तीसरी जो जरूरी चीज थी वो थी ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट। उनको क्या ऑब्जर्वेशन मिली और क्या रिजल्ट्स मिले। कोई भी एक्सपेरिमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फाइनली उस रिजल्ट से आप क्या इन्फ्रेंस निकालते हैं। ये जो इन्फ्रेंस उन्होंने निकाले वही बाद में लेटर डेवलप हुए किसमें? लॉ में। तो हम इसी तरीके से जैसे मेंडल ने काम किया वैसे ही पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम पेरेंट का चुनाव करेंगे, है ना? सबसे पहले पेरेंट का चुनाव करेंगे, फिर हम देखेंगे क्रॉस कैसे कराया गया, फिर ऑब्जर्वेशन क्या आई। पर उससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि मेंडल ने क्या ऐसा किया कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे थे। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। नीरज, सिलेबस खत्म हो गया नहीं अभी? क्या बचा है आज? केमिस्ट्री में क्या बचा है अभी? कितना बचा है बल? 1900 लिख ले, लक्ष्य ठीक कर ले। मोहम्मद सामी बेटा बात करेंगे, उसके लिए भी बैठ के बात करेंगे ना। वो ऐसे बोलना ठीक नहीं है। अच्छा, आज हुई थी क्लास? ओके, चलो। अच्छा, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, देखेंगे बेटा, कुछ करेंगे आपकी मदद। पढ़ाई करो। कल एक बच्ची का फोन आया मेरे पास, पता नहीं उसको नंबर कहाँ से मिला, एम्स कल्याणी से। दिक्कत ये है कि, है ना, उसने बड़े दिन में नंबर जुगाड़ किया, डरते डरते फोन किया। कहा सर आप डांटोगे इसलिए नहीं कर रहे थे। मैं पता मैं क्या भगाऊं, खा जाता हूँ लोगों को, पता नहीं, है ना? तो यहाँ पे पहले हम लोग पहले इतना लिख लो, फिर हम पढ़ेंगे कि वाई मेंडल वर्क वाज डिफरेंट। ऐसा क्या था जो उनका काम अलग था। सबसे पहले लार्ज सैंपल साइज से क्या मतलब होता है, क्या फायदा होता है, सुन लो ध्यान से। अगर सैंपल्स, ये वाला लिख लिया, पहले बता दो। ये वाला लिख लिया। अब हम एक एक स्टेप लेके चलेंगे, पर उससे पहले हम ये लिखेंगे कि मेंडल क्यों सक्सेसफुल हुए। ठीक है? हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, कोई नहीं। मंथन बैच से जब बहुत सारे सिलेक्शन होंगे, ठीक है, तो हम बात करते हैं आप लोगों से। और वैसे भी यार बैच से सिलेक्शन थोड़ी होते हैं, है ना? पढ़ने से सिलेक्शन होते हैं। यस,
चले आगे बेटा, आ जाओ आ जाओ। देखो सबसे पहले सुनना ध्यान से, वाई मेंडल वर्क वॉज डिफरेंट, क्यों मेंडल का काम डिफरेंट था। मेरी बात सुनना, क्यों मेंडल का काम डिफरेंट था। सबसे पहले बेटा मेंडल ने लार्ज सैंपल साइज, मेरी बात सुन ध्यान से, आप 3 लोग हो, मैं 3 लोगों से पूछूं क्या पियोगे, चाय या कॉफी, 2 कह दें चाय और 1 कह दें कॉफी, तो मैं कहूंगा 33% लोगों को हमारे पास क्या नहीं है, कॉफी पसंद है, चाय पसंद नहीं है 33 को। तो ये तो बहुत छोटा नंबर हो गया ना। लेकिन अगर मैं प्लांट में क्रॉस करा रहा हूं, अगर सैंपल साइज ज्यादा बड़ा रहेगा, 100 प्लांट्स होते, मान लो 100 लोगों से पूछता, तो डाटा सही बनता ना। तो मेंडल ने क्या किया था बेटा, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने क्रॉस के लिए लार्ज सैंपल साइज लिया था, फॉर क्रॉस लार्ज सैंपल साइज लिया था। अगर आप सैंपल साइज लार्ज लोगे तो भरोसा ज्यादा आएगा ना। तो इसका, इससे फायदा क्या होगा, ग्रेटर, ग्रेटर मतलब ज्यादा, क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब भरोसा, क्रेडिबिलिटी टू रिजल्ट, तो ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिली है रिजल्ट पे, यस और नो। उन्होंने क्या किया था बेटा, उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक यूज किए थे। उन्होंने क्या यूज किया था, उन्होंने यूज किया था मैथमेटिकल लॉजिक, सही है, उन्होंने यूज किया था मैथमेटिकल लॉजिक, समझो, मैथमेटिकल लॉजिक यूज किया था, जिसने क्या किया बेटा, ज्यादा बेटर रिजल्ट दिए, यस, ज्यादा बेटर रिजल्ट। तो उन्होंने यूज किया था, यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक, मैथ्स के लॉजिक यूज किए थे, मैथमेटिकल लॉजिक यूज किए थे, यस, क्लियर है, सही है, सही है। और अपने रिजल्ट्स को, ध्यान सुनेंगे, ये चीज समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है। तो उन्होंने क्या यूज किया था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक यूज किए थे, सही है, किसके लिए, डाटा के लिए। दूसरा उन्होंने क्या किया, सुना ध्यान से, उन्होंने क्या किया, मेरी बात सुनो, उन्होंने जनरल प्रिंसिपल देने की कोशिश की, मतलब उन्होंने ट्राई टू एक्सप्लेन जनरल प्रिंसिपल, ट्राई टू एक्सप्लेन जनरल प्रिंसिपल, उन्होंने जनरल प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। इसका क्या मतलब है जरा समझना, क्लियर है। तो ट्राई टू एक्सप्लेन जनरल प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, समझो इस बात को बेटा। जनरल प्रिंसिपल का मतलब यह होता है कि जैसे मान लो उन्होंने टॉल को डॉर्फ से क्रॉस कराया, सारे टॉल आ गए, उसकी सेल्फिंग करी, तो उन्होंने क्या किया बेटा, देखो मैं जैसे मान लो टॉल को क्रॉस कराया डॉर्फ से, अब सारे के सारे क्या आ गए, टॉल आ गए। अब इस टॉल की सेल्फिंग करी तो उनके पास 3 टॉल आ गए, एक डॉर्फ आ गया। अब 3 थोड़ी आए होंगे, 3000 टॉल आए होंगे, ऐसे मान लो, ऐसा डाटा आया, ऐसा डाटा आया, 2990 टॉल, 1015 हमारे पास डॉर्फ। तो क्या मैं इसको अप्रोक्स 3:1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मेरा पॉइंट यह है कि उन्होंने क्या किया, एक जनरल प्रिंसिपल बनाने की कोशिश करी, रेदर, रेदर मतलब जबकि, रेदर नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन, नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन और गिव ऐसा डाटा जिसको कोई सपोर्ट ना कर सके, अनसब्सटेंटेड डाटा, ऐसा कोई डाटा जिसको सपोर्ट ना कर सकेंगे, है ना। तो इन्होंने क्या किया है, गिव जनरल प्रिंसिपल दिया है, क्लियर है, सही है। उन्होंने नहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, किसको, अनसब्सटेंटेड डाटा। देखो अनसब्सटेंटेड डाटा क्या होता है, एक ऐसा डाटा जिसको आप एक्सप्लेन ही ना कर सको। उन्होंने जो भी क्रॉस कराए, उन क्रॉस का एक जनरल प्रिंसिपल बनाया कि यार देखो 3:1 की रेशियो में रिजल्ट आ रहा है, बस। उन्होंने लार्ज सैंपल साइज लिया, उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक यूज किया, और उन्होंने क्या किया बेटा, अपने रिजल्ट को बार बार रीचेक किया। उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजल्ट्स को क्या किया, रिजल्ट्स को आपके पास मल्टीपल टाइम चेक किया, मल्टीपल टाइम क्या किया, चेक किया। और उन्होंने क्रॉस में रिपीटेड सेल्फिंग करी। रिपीटेड सेल्फिंग का मतलब होता है, रिपीटेड सेल्फिंग का मतलब होता है कि उन्होंने F1, F2, F3 कई जनरेशन तक उन्होंने क्रॉस कराए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, पहले बताओ बस। सर इससे क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, ये एनसीईआरटी में लाइनें हैं, डायरेक्ट उठ के आएंगी बस, क्या कि मेंडल के काम में क्या क्या था, लार्ज सैंपल साइज था, उन्होंने मैथ्स यूज किया,
उन्होंने जनरल प्रिंसिपल दिया, ऐसा कोई डाटा नहीं दिया जिसको आप मतलब एविडेंस से सपोर्ट नहीं कर सकते। उन्होंने अपने रिजल्ट्स को मल्टीपल टाइम चेक किया और रिपीटेड सेल्फिंग करी, F1 F2 F3 जनरेशन तक किया है क्रॉस। उससे क्या हुआ बेटा, ज्यादा ऑथेंटिक डाटा आया, ज्यादा ऑथेंटिक डाटा आया। जब ज्यादा ऑथेंटिक डाटा आता है तो आप रिजल्ट सही बना पाते हो। ये कुछ रीजन थे, इस वजह से मेंडल को सक्सेस मिली। क्लियर है बेटा? चले बेटा, अनसब्सटेंटेड डाटा का मतलब ये होता है कि उन्होंने एक प्रिंसिपल, देख मेरी बात समझ ध्यान से, मैं अगर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि कितना टाल था, कितना ड्वार था, वो सब नहीं, मैं नंबर पे बात कर रहा हूं। 3 और 1 की रेशियो में आ रहा है क्या? एक जनरल प्रिंसिपल बन रहा है कि जब भी क्रॉस करा रहे हैं 3 और 1 की रेशियो आ रही है। मेरी बात समझ, ये है, सही है, ठीक है, क्लियर है, यस। चलो जल्दी बनाओ, एक बार लिख लो इसको, आगे चलेंगे बेटा। चले बेटा आगे, चलो आओ आओ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट की डिटेल पढ़ रहे हैं जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने सिलेक्शन ऑफ पेरेंट की बात की थी। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम पहला स्टेप पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, जो आपको समझ में नहीं आएगा पूछे बताना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिलेक्शन ऑफ क्या है, पेरेंट क्या है, ये पहला स्टेप है जो मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। ध्यान से सुनोगे तो एक बार में समझ में आएगा, आसान है ये। क्या हुआ था बेटा, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने पी प्लांट में, मेंडल ने क्या किया था, इन पी प्लांट 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी, या इसको बोल सकते हैं प्योर लाइन वैरायटी, वो सिलेक्ट की थी जो डिफर कर रही थी, जो 7 पेयर में थी। बेसिकली 7 पेयर का मतलब होता है, ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है कौन बताएगा? देखो, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है होमोजाइगस, समझना ध्यान से। ट्रू ब्रीडिंग और प्योर, ट्रू ब्रीडिंग और प्योर का क्या मतलब होता है, जल्दी बताओ। प्योर का मतलब होता है होमोजाइगस। क्या मतलब होता है बेटा? होमोजाइगस मतलब होता है, जैसे कोई चीज होमोजाइगस कैसे होगी जरा समझना। मान लो मैंने ये टॉल लिखा हुआ है, अब ये प्योर है, अगर प्योर है तो अगर आप इसकी सेल्फिंग करोगे तो सिर्फ टॉल आएगा, सेल्फिंग करोगे तो क्या आ जाएगा? सिर्फ टॉल आएगा। तो बार बार सेल्फिंग करने से अगर वही चीज आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर लाइन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर लाइन बोलते हैं। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर लाइन बोलते हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी ली थी उन्होंने? 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ली थी। किसकी? प्योर लाइन वैरायटी ली थी। यस, ठीक है।
अब उनमें कितना डिफरेंस था, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये टॉल है, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। बाकी अगर इसमें येलो, मान लो इसमें व्हाइट फ्लावर है तो इसमें भी व्हाइट है। तो मेरे पास क्या था, डिफर ओनली इन वन ट्रेट, डिफर ओनली इन वन ट्रेट, सिर्फ एक ट्रेट में अंतर था। समझो इस बात को। जैसे 14 प्योर लाइन वैरायटी का मतलब ये हुआ कि उन्होंने ऐसी वैरायटीज ली थी, जरा समझना बेटा, ऐसी वैरायटीज ली थी जो प्योर लाइन थी। प्योर क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग होती है। उन्होंने ऐसा लिया था कि जैसे मान लो ये प्लांट टॉल है, ये ड्वार्फ है, बाकी के सारे कैरेक्टर इसके मैच करेंगे। तो वो डिफर किसमें था, सिर्फ एक ट्रेट में था। किसमें था, सिर्फ एक ट्रेट में। क्लियर है। अब जरा देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब उन्होंने जो कैरेक्टर्स जो लिए थे उनकी हम डिटेल लिख रहे हैं बेटा, देखो कैसे याद करोगे। सबसे पहले उन्होंने लिया था प्लांट हाइट, समझना ध्यान से। सबसे पहला कैरेक्टर उन्होंने क्या लिया था, प्लांट हाइट लिया था, ठीक है। फिर लिया था फ्लावर पोजीशन। मैं अगली स्लाइड पे बना रहा हूं ताकि साफ साफ बन जाए। टोटल कितने कैरेक्टर लिए थे बेटा, टोटल उन्होंने कितने कैरेक्टर लिए थे, टोटल लिए थे 7 कैरेक्टर। यस, यस। कितनी वैरायटी थी, 14 वैरायटी थी। यस, या हम बोल सकते हैं 14 ट्रेट थे, ठीक है। अब मैं उन 7 कैरेक्टर को ड्रॉ कर रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले उन्होंने लिया प्लांट हाइट, बोर्ड पे ध्यान रख बेटा। सबसे पहले उन्होंने लिया प्लांट हाइट, फिर उन्होंने लिया फ्लावर कलर, सॉरी फ्लावर पोजीशन, फिर उन्होंने लिया फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर। यस। तो उन्होंने जो 7 कैरेक्टर लिए बेटा, याद करने पड़ेंगे। उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव भी आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आप क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मिलेंगे क्वेश्चन ऐसे। फिर उन्होंने लिया फ्लावर का ये कलर, फिर उन्होंने लिया बेटा पॉड का कलर और पॉड की शेप, पॉड की क्या ली, फिर उन्होंने शेप ली, ठीक है। फिर उन्होंने क्या लिया, सीड की शेप ली और सीड का क्या लिया, कलर लिया, ठीक है। ये 7 कैरेक्टर लिए हैं। एक मिनट बेटा रुक जाओ, आवाज आ रही है कि बंद हो गई भाई। ट्रेट कैरेक्टर में क्या फर्क है बता रहा हूं, ट्रेट और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है वो भी बता रहा हूं। एक सेकंड दे बस, ठीक है। क्लियर है, इधर देख। देख, सबसे पहले हम यहां लिख रहे हैं कैरेक्टर, पहले रुक जा, मैं ट्रेट और उसमें डिफरेंस भी बताऊंगा। कैरेक्टर है प्लांट हाइट, सबसे पहले उन्होंने ले लिया प्लांट हाइट, फिर उन्होंने लिया फ्लावर कलर, फिर उन्होंने लिया फ्लावर की पोजीशन, फिर उन्होंने लिया पॉड की शेप, फिर उन्होंने लिया पॉड का कलर, फिर उन्होंने लिया सीड की शेप, फिर उन्होंने लिया सीड का कलर। ये कितने कैरेक्टर हो गए, ये कितने कैरेक्टर हो गए बेटा, ये 7 कैरेक्टर हो गए, ठीक है। अब हर कैरेक्टर की 2 ट्रेट थी, ध्यान से सुनते चलना। हर कैरेक्टर की 2 ट्रेट थी, हर कैरेक्टर की कितनी ट्रेट थी, 2 ट्रेट थी। और उनमें से भी क्या था बेटा, वो ट्रेट ऐसी थी, एक डोमिनेंट ट्रेट थी और एक रिसेसिव ट्रेट थी। कैसी थी, रिसेसिव ट्रेट थी। क्लियर है, 2 तरह की ट्रेट थी। एक डोमिनेंट ट्रेट थी बेटा, 2 मिनट दे बस, मैं तेरे को जो चीजें बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट हाइट में हमने लिख दिया टॉल, ये डोमिनेंट ट्रेट है। रिसेसिव ट्रेट क्या है, ड्वार्फ।
फ्लावर कलर में हमारे पास वायलेट डोमिनेंट है, व्हाइट क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। फ्लावर पोजीशन में इधर देख बेटा, अगर फ्लावर एक्सिलरी बड से आता तो इसे कहते हैं एक्सियल अगर फ्लावर टॉप पर आता है तो इसे कहते हैं टर्मिनल, ये रिसेसिव है। पॉड शेप ऐसी, मटर के छिलके की ऐसी, इसको कहते हैं स्मूथ। और इस तरीके का मटर का छिलका हो, इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। स्मूथ के लिए एक और वर्ड है इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का मतलब फूला, मतलब सीधा। पॉड का कलर ग्रीन डोमिनेंट है, रिसेसिव कौन सा है, येलो। सीड की शेप राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव है। सीड का कलर येलो डोमिनेंट है, पॉड और इसमें अपोजिट है। अब क्या है बेटा, आपको कैसे याद करना है चीजें पहले वो देख लो। टोटल कैरेक्टर कितने ले लिए हमने, 7। टोटल कैरेक्टर कितने ले लिए, 7। प्लांट की हाइट सबसे पहले है, सबसे पहले हमारे पास किसकी हाइट है, प्लांट की हाइट है। उसके बाद हमने 2 कैरेक्टर फ्लावर के लिखे हैं, 2 पॉड के, 2 सीड के। अब सुनना ध्यान से, मैं जो यहां पे पॉइंट्स बोलूंगा। पी प्लांट में टोटल मेरे पास 7 क्रोमोसोम होते हैं, 7 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं, मेरी बात सुनो, ये जो 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल ने लिए थे वो 4 क्रोमोसोम पे थे। जो 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने सिलेक्ट किए थे वो किस पर थे बेटा, वो 4 क्रोमोसोम पे थे। किस पे थे वो, 4 क्रोमोसोम पे। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले बताओ। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो उन 4 क्रोमोसोम पे कौन से कैरेक्टर पे कौन से थे, उसको कैसे याद करोगे, ऐसे 4 1 4 4 5 7 1, ये एक नंबर बता दिया आपको। मतलब चौथे क्रोमोसोम पर ये भी है, ये भी है और ये भी है। आप कैसे याद रखो, आप याद रखो कि प्लांट हाइट सबसे ऊपर लिखा है, उसके बाद आप याद रखो 2-2 कैरेक्टर किसके हैं, फ्लावर के, पॉड के और सीड के। एफपीएस याद रखो। और फ्लावर में कलर ऊपर है, फिर बाकी दोनों में कलर नीचे है। मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसे याद रखो। और नंबर याद रखो 4 1 4 4 5 7 1। ये नंबर पे आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, पर ये याद रखना है कि उन्होंने 7 पेयर लिए थे, 7 कैरेक्टर थे, वो अलग अलग क्रोमोसोम पे नहीं थे। वो टोटल कितने क्रोमोसोम्स पे थे, 4 पे। जैसे कौन कौन से 4, कौन कौन से 4 पे, एक 4th पे था, 1st पे था, 5th पे था और 7th पे था। इन 4 क्रोमोसोम पे ये 7 कैरेक्टर थे। अब मैं आपको कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, बहुत सारी जगह जेनेटिक्स में कैरेक्टर और ट्रेट सेम यूज करते हैं, गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, ध्यान सुनना, मैं आपसे कहूं कि आपकी आंखों की पोजीशन सामने है, ये कैरेक्टर है, समझना। आंखों की पोजीशन एक कैरेक्टर है, सामने होना ट्रेट है। हर कैरेक्टर की 2 ट्रेट होती है, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की आंखें यहां हो, कुछ की यहां हो, कुछ की पीछे हो, तो कई 3 ट्रेट हो गई। कुछ कैरेक्टर की हो सकता है एक ही ट्रेट हो सकता है सबकी आंखें सामने ही हो। तो मेंडल ने वो कैरेक्टर लिए थे जिसकी 2 ट्रेट थी, और उसमें से एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव थी। मेरी बात समझो ध्यान से। मेंडल ने वो कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। मेंडल ने वो कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे, सिलेक्टेड दोज कैरेक्टर, वो कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे जिसकी हमारे पास कितनी ट्रेट थी, जिसकी हमारे पास 2 ट्रेट थी। और ये ट्रेट कैसी थी, कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब अलग अलग थी, यस, जिसमें से एक डोमिनेंट थी और एक रिसेसिव थी। पर आपको यह समझना है, क्या हर कैरेक्टर की 2 ही ट्रेट होती हैं क्या, नहीं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। हमारे पास कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं बेटा, सम कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी 2 से ज्यादा ट्रेट होती हैं। जैसे मेरे पास कैरेक्टर है आई कलर, इसकी मोर देन 2 ट्रेट है, मोर देन 2 ट्रेट है। जैसे आंखें कैसी होती हैं, ब्लैक हो सकती हैं, आंखें कैसी हो सकती है, ब्लू हो सकती हैं, आंखें कैसी हो सकती है, ब्राउन हो सकती हैं। तो आंखें तो कैसी भी हो सकती है ना बेटा, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो।
तो हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जिनकी अलग अलग हमारे पास क्या होती है, ट्रेट होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? इन्फ्लेटेड का मतलब ऐसा स्मूथ, सीधा ऐसा। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि आपको जेनेटिक्स पढ़ाते वक्त बहुत जगह कैरेक्टर और ट्रेट सेम यूज करेगा। कैरेक्टर का मतलब है प्लांट हाइट, टॉल और ड्वार्फ उसकी ट्रेट है। सारे कैरेक्टर की दो ट्रेट हो या दो से ज्यादा हो जरूरी नहीं। आंख की पोजीशन सबकी सामने ही तो है, ये क्या है, ये ट्रेट है। आंख की पोजीशन, आंख की पोजीशन सामने ट्रेट है। क्या इस कैरेक्टर की कोई और ट्रेट है? नहीं, किसी की साइड में भी नहीं है, किसी की पीछे भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि हर कैरेक्टर की दो ट्रेट हो या दो से ज्यादा हो। कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिनकी सिंगल ट्रेट है। मान लो, आप ध्यान से सुना, मान लो, मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो 1 लाख लोग हैं, उसमें से एक की आंख यहां साइड में, तो क्या वो ट्रेट कहलाएगी? नहीं, उसे म्यूटेशन बोलेंगे। तो जब भी कोई नई ट्रेट बनती है पहले म्यूटेशन होती है। बिना म्यूटेशन हुए, मान लो अब 1 लाख लोगों में से 1,000 लोगों की आंखें यहां हैं, तो इसका मतलब आंख की पोजीशन की दो ट्रेट हो गई, एक सामने एक यहां। लेकिन अगर सिर्फ एक में, दो में, पांच में है, तो उसको फिर क्या बोलेंगे? म्यूटेशन बोलेंगे। तो हर एक कैरेक्टर की, कैरेक्टर क्या होता है? प्लांट हाइट, सीड कलर, ये सब कैरेक्टर है। मेंडल ने क्या किया था, 7 कैरेक्टर लिए थे। वो सातों कैरेक्टर की दो दो ट्रेट थी। वो दोनों ट्रेट कॉन्ट्रास्टिंग थी। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अलग अलग थी। और वो 7 कैरेक्टर 4 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, 7 अलग अलग पे भी नहीं थे, 4 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। और उन्होंने उनको लेकर फिर क्रॉस कराया। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? बोलो, ये बात समझ में आ रही है? और जो मेंडल ने कैरेक्टर लिए, उनमें या तो वो ट्रेट डोमिनेंट थी, जैसे टॉल और ड्वार्फ, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। ऐसे ही उन्होंने जो भी कैरेक्टर लिए वो लिए। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक जनरल बात करूं, क्या हर कैरेक्टर की दो ट्रेट होती? ज्यादा भी हो सकती है। जैसे आंख का कलर है, आई कलर क्या है? एक कैरेक्टर है। किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ग्रे होती है, किसी की रेड हो गई, किसी की ग्रीन हो गई। तो बहुत सारी ट्रेट हो गई। और ट्रेट बनती कैसे है? म्यूटेशन से। अब कब उसे ट्रेट बोलेंगे और कब म्यूटेशन है? 1 लाख लोगों में एक में है तो म्यूटेशन बोलेगा, ज्यादा में होगी तब उसे ट्रेट बोलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बेटा ये वाली बात हमें पता है, ये वाली बात मेंडल को नहीं पता थी कि कौन सा कैरेक्टर कौन से क्रोमोसोम में, ये मेंडल को नहीं पता थी। क्लियर? नोट कर लीजिए जल्दी से, चलिए नोट करिए। शांतनु जी, आपको इतनी बार रिपीट करने पे समझ नहीं आया तो बेटा मैं क्या करूं, बता यार। हाँ ना, कैसे बताऊं, बता। मैं तुझे कह रहा हूं कि मान ले तेरे कान यहां लगे हुए हैं, कान की पोजीशन एक कैरेक्टर है, यहां लगा होना ट्रेट है। समझ में आ रहा है? कैरेक्टर और ट्रेट तब सेम हो सकता है जब किसी कैरेक्टर की एक ही ट्रेट हो। किसी के कान यहां तो नहीं लगे हुए, नहीं लगे हुए सर। समझ इस बात को। तो अगर मैं कह रहा हूं मेंडल ने वो कैरेक्टर लिए थे, जैसे प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, उसकी ट्रेट टॉल और ड्वार्फ हो सकता है। समझ? तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए, टोटल ट्रेट कितनी थी? 14। हर कैरेक्टर की दो ट्रेट थी और दोनों कॉन्ट्रास्टिंग थी आपस में। एक डोमिनेंट थी, एक कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अलग अलग थी। मेंडल ने 7 कैरेक्टर की 14 ट्रेट ली। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अलग अलग। कैसे अलग अलग? एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, कैरेक्टर शब्द का मतलब होता है, जैसे हाथ की लेंथ एक कैरेक्टर है। अब 15 सेंटीमीटर होना और 20 सेंटीमीटर होना, ये ट्रेट हो गया। अगर सबके हाथ 15 सेंटीमीटर है तो हाथ की लेंथ एक कैरेक्टर है, उसकी एक ही ट्रेट है। हम 20 सेंटीमीटर मान लो या 15 सेंटीमीटर मान लो। मान लो 2000 लोग हैं, 2000 लोग में से 15 सेंटीमीटर हाथ है, मान लेते हैं 1800 लोगों के, 200 के 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? इसका मतलब हाथ की लेंथ की दो ट्रेट है, एक 15 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर वाली। बता, जो मेंडल ने कैरेक्टर लिए थे सबकी दो ही ट्रेट थी और वो दोनों। यस, म्यूटेशन। नोट करो बेटा जल्दी से, नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। नोट करो, 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने लिए थे वो देख लो।
लिख लो बेटा। लिख लिया, ये वाला लिख लो अब। हो गया बेटा। बेटा मेंडल के ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है होमोजाइगस। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे दूं आपको, विच इज ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन कह दूं। अगर मैं इसको लिख दूं कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर मैं लिख दूं इसको कैपिटल टी, मैं लिख दूं इसको कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर मैं लिख दूं कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ट्रू ब्रीडिंग जो है बेटा वो इसको कहेंगे। यस, इसको कहेंगे, है ना? आपको समझ में आ रहा है? तो ट्रू ब्रीडिंग का सिंपल मतलब होता है होमोजाइगस। क्लियर है? तो मेंडल ने क्या किया था, इन सब की होमोजाइगस वो ली थी। पर याद रखो मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर लिए, और याद कैसे करोगे, प्लांट हाइट सबसे पहले याद कर लो, फिर एफपीएस याद कर लो। फ्लावर के दो हैं, पॉड के दो हैं, सीड के दो हैं। फ्लावर का कलर ऊपर रख लो, यस, पोजीशन नीचे रख लो, फिर पॉड में और सीड में कलर नीचे है। बस ऐसे याद करोगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। दूसरा, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये क्या करेगा, ये आपको दे देगा येलो पॉड और राउंड सीड, इनमें से कितने डोमिनेंट, मतलब ये सारे लिख देगा आपको। मान लो लिख देगा ग्रीन पॉड, फिर लिख देगा येलो पॉड, फिर लिख देगा राउंड सीड, फिर लिख देगा रिंकल सीड, फिर लिख देगा एक्सियल फ्लावर टर्म। इसमें से पूछेगा कितनी ऐसी ट्रेट है जो डोमिनेंट है, यहां से ये क्वेश्चन आएगा। बेटा यहां पे लिंकेज वाले एग्जाम्पल से क्रॉस कराया नहीं था, मेंडल को लिंकेज मिली नहीं थी, बाई चांस, बाई चांस नहीं मिली थी। ठीक है, बाई चांस नहीं मिली थी। क्लियर है? यहीं तक रोक रहे हैं बेटा, कल से करेंगे आगे। कल प्रॉपरली मेंडल का सारा क्रॉस सब कुछ खत्म करेंगे। कम से कम कल 30-40 क्वेश्चन के आसपास करेंगे कल की क्लास में। 30-40 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। आप इतना एक बार रिवाइज करके आना। और कल जो है हम लोग ये वाला पार्ट मेंडल के क्रॉस का, और जो भी मैं क्रॉस के क्वेश्चन कराता हूं वो सारा फिनिश कर लेंगे। परसों हम लोग ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ये वाला। तो कल आपका फ्राइडे है, परसों सैटरडे है, संडे 1-1.5 घंटे की ही सही पर एक्स्ट्रा क्लास जरूर रखेंगे। और मैं चांसेस है कि एमडी सर से मंडे ट्यूसडे का भी टाइम ले लूंगा, तो आपको लगेगा कि जेनेटिक्स कुछ खत्म हुई है फिर। ठीक है? यस, हाँ हाँ, यहीं तक रोक रहे हैं बेटा इसको। कोई नहीं बेटा, एनवाईटीएस का मैं नहीं बता पाऊंगा उन्होंने उसमें क्या गड़बड़ करी है अब जाके। ठीक है, पर उसके सॉल्यूशन वगैरह तो नहीं दिए थे उस वक्त, और उन्होंने पता नहीं क्या किया उसके साथ। आप पटना जाएंगे तो पटना से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन क्लास के बाद आके पढ़ाऊंगा बेटा, आपके लिए पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। आज डोपा नहीं दे, चल जाएगा?
हाँ, आज रोक रहने देते हैं, कल से करेंगे।